उसकी उम्र बमुश्किल 14 या 15 वर्ष रही होगी। अभी अभी उसने अपने बचपन के खिलंदड़ आंगन को पार करके यौवन की दहलीज पर कदम ही रखा था। वह एक राजा की बेटी थी, इसलिए उसके सपनों में कोई राजकुमार आता होगा, खुशहाल भविष्य तैरता होगा और चारों ओर सुख का ही बसेरा रहा होगा। लेकिन उसे अपने कल के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। काल ने कुछ और ही निर्धारित कर रखा था। दिल्ली से चला एक बर्बर कौम का दरिंदा उसके लिए नर्क का पैगाम लेकर आने वाला था। वह वैश्या बना दी जाने वाली थी, और वह भी नगरवधु नहीं, बल्कि सैनिकों की जिस्मानी भूख के लिए इस्तेमाल होने वाली एक नर्म गोश्त। यह कोई कल्पना से बुनी खोखली कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वह दर्दनाक दास्तान है जो आज भी आपको खून के आंसू रोने पर विवश कर देगी। यहाँ जिस राजा की बेटी की बात हो रही है, वह राजा थे राजा पूर्णमल। उन्होंने अपनी रानी रत्नावली का सर तो काट दिया ताकि वे अफगान दरिंदे शेर शाह के हत्थे न चढ़ें, लेकिन अपनी बेटी और बेटों को नहीं मार पाए। और फिर उस निरीह राजकुमारी और 2 अबोध राजकुमारों के साथ जो हुआ, वह इतिहास में एक दर्दनाक सिहरन के साथ दर्ज किया गया। आप मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध बीजेपी नेता उमा भारती जी का यह ट्वीट पढ़िए। रायसेन के किले का दर्द आपकी भी रूह में उतर आएगा। तो आखिर पूर्णमल ने अपनी रानी का सर क्यों काटा? शेर शाह ने धोखे से रायसेन के किले को कैसे जीता? और पूर्णमल की अबोध बेटी के साथ क्या क्या हुआ? ये सब आपको इस ऐतिहासिक दर्द भरी दास्तान में जानने को मिलेगा। बस आपको यदि यह कहानी ऐसी लगे कि यह अधिक लोगों को जाननी चाहिए, तो आप इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। अब आइए इस ऐतिहासिक कथा को प्रारंभ करते हैं। वैसे तो यह कहानी 1544 ईस्वी की है, लेकिन इस घटना के पीछे के ऐतिहासिक परिदृश्य को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1398 का। दिल्ली की गद्दी पर उस समय तुगलक वंश का कमजोर शासक नसीरुद्दीन महमूद राज कर रहा था। उसी समय काबुल, कंधार और पंजाब को लूटता रौंदता लंगड़ा तैमूर दिल्ली पर चढ़ाया। तैमूर की मानसिकता उसकी जीवनी तुझके तैमूरी की पहली पंक्ति में ही स्पष्ट हो जाती है। वह कुरान की इस आयत से प्रारंभ करता है कि ऐ पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। वह आगे भारत पर अपने आक्रमण का कारण बताते हुए लिखता है कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर मूर्ति पूजक हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करना है, जिससे इस्लाम की सेना हिंदुओं की दौलत, गुलाम और महिलाओं को लूट कर ले जा सके। बहरहाल उस समय दिल्ली पर तुगलक वंश का शासक नसीरुद्दीन महमूद राज करता था। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक वंश के वर्चस्व को समाप्ति की अंधेरी खाई की तरफ मोड़ दिया। तैमूर तो दिल्ली को लूटकर और कत्लेआम मचाकर चला गया, लेकिन कमजोर तुगलक वंश की गद्दी पर अब अफगानों ने कब्जा कर लिया। समय अपनी रफ्तार से साल दर साल खिसकता रहा। फिर इतिहास के पर्दे पर बाबर नुमाया होता है। बाबर अपनी माता की तरफ से मंगोल वंशी और अपने पिता की तरफ से तैमूर वंशी था। इसीलिए जब 1504 में उसे समरकंद से निकाला गया तो उसने पहले भारत की पश्चिमी सीमा काबुल और कंधार पर कब्जा किया। फिर वर्तमान दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को अपने हक के वास्ते पत्र लिखा। जैसा कि जाहिर है, इब्राहिम लोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। बाबर मौके की तलाश में रहने लगा और फिर उसे मौका मिल गया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। अब बाबर पानीपत कैसे आया और उसने लोदी वंश पर जीत कैसे हासिल की, यह तो एक अलग कहानी है। पर कुल लबुल अब यह है कि बाबर दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गया और मुगल वंश की स्थापना हो गई। इधर राणा सांगा को लगा कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर की तरह दिल्ली को लूटकर लौट जाएगा, पर बाबर के पास जाने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। वह दिल्ली में ही जम गया और परिणाम स्वरूप 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में येन केन प्रकरणेन राणा सांगा हार गए, लेकिन राजपूत पूरी तरह टूटे नहीं थे। वे फिर इकट्ठे हुए और 21 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। राणा सांगा की अनुपस्थिति में कमान संभाली मेदिनी राय ने।
जब बाबर ने देखा कि विजय संभव नहीं है तो उसने जिहाद का नारा बुलंद किया और फिर मेदिनी राय के राज्य में रहने वाले, उनकी ही छत्र छाया में पलने बढ़ने वाले आम मुसलमानों ने मेदिनी राय के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ दिया। राजपूत सेना अपने ही लोगों के विश्वासघात से हार गई। चंदेरी बाबर का हुआ और यहीं से पूर्णमल तथा दिल्ली का विवाद अपनी जड़ पकड़ता है। चंदेरी के युद्ध में केवल किला नहीं हारा गया था, बल्कि हारी गई थी रजपूती साख, और इसे फिर से पाने का एक ही तरीका था और वह था बाबर से किला वापस लेना। साल था 1529 का। अफगान सरदार महमूद लोदी ने बाबर के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद की और उसे सहयोग मिला बंगाल के नवाब नुसरत शाह का। बाबर को दिल्ली में टिके रहना था तो उसे अफगानों की चुनौती से निपटना ही पड़ता। इसीलिए बाबर गंगा को पार कर घाघरा के किनारे बिहार में महमूद लोदी और नुसरत शाह को सबक सिखाने पहुंच गया। इसी का फायदा उठाकर रायसेन के राजपूत शासक राजा पूरनमल ने चंदेरी के किले पर कब्जा कर लिया। साल भर के भीतर वह किला राजपूतों के हाथ में वापस आ गया था। समय गुजरता रहा। लड़ता भिड़ता बाबर 1530 में मृत्यु को प्राप्त हुआ और गद्दी मिली उसके बड़े बेटे हुमायूं को, और यहीं से इस कहानी में शेर शाह का प्रवेश होता है। हुमायूं के सामने पूरब की चुनौती थी जिसे कि बाबर भी पार नहीं पा सका था। इसीलिए गद्दी पर बैठने के 2 साल के भीतर ही 1532 में हुमायूं ने पूरब का द्वार कहे जाने वाले चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। उस समय किले की रखवाली कर रहा था शेर खां, जिसे कि शेर शाह के नाम से भी जाना गया। शेर खां ने घाघरा के युद्ध में बाबर का साथ दिया था। वह मुगलिया तोपखाने की शक्ति से परिचित था और इसीलिए उसने हुमायूं के सामने बल का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उसने हुमायूं का सामना कूटनीति से किया। हुमायूं शेर खां से समझौता करके दिल्ली वापस लौट गया और यह आने वाले समय में हुमायूं की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। शेर खां एक अफगान था और इसीलिए उसे लगता था कि दिल्ली उसके बाप की जागीर है, दिल्ली पर मुगलों का कब्जा होना चाहिए। यही सब सोचकर उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का फैसला किया। उसने 1532 में देख लिया था कि वह हुमायूं का मुकाबला नहीं कर सकता है और हुमायूं से मुकाबला करने के लिए उसे अधिक सैन्य शक्ति की आवश्यकता होगी। अपनी शक्ति को बढ़ाता हुआ शेर खां 1537 में बंगाल को जीत लेता है। बंगाल बाबर के समय से ही, घाघरा के युद्ध के बाद से ही मुगलों की संपत्ति हो गया था। जब शेर खां ने बंगाल पर विजय हासिल किया तो हुमायूं ने इसे अपनी संप्रभुता पर चोट माना। बिहार का एक अदना सा सरदार अचानक से बंगाल का नवाब हो गया और वह मुगलिया सल्तनत को, दिल्ली के तख्त को चुनौती दे रहा था। हुमायूं से यह सब कैसे बर्दाश्त होता। उसने शेर खां को सबक सिखाने का निर्णय किया और बंगाल की तरफ चल पड़ा। हुमायूं बंगाल की तरफ चला तो शेर खां ने उससे सीधे टकराव नहीं मोला, बल्कि रास्ते में उसे गुरिल्ला युद्ध के द्वारा उलझाए रखा। और जब हुमायूं की सेना बंगाल पहुंची तो उसने बंगाल में भी इस तरह से लड़ाई की कि हुमायूं की सेना बड़ी देर तक बंगाल में फंसी रही। शेर खान की मंशा थी कि हुमायूं की सेना को जितना अधिक समय हो सके उतना अधिक समय तक बंगाल में रोका जाए, ताकि वे ऊब जाएं और फिर उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाए। शेर खां अपनी कूटनीति में सफल हुआ। 1537 में गया हुआ हुमायूं 1539 में वापस लौटा और वापस लौटते हुए बक्सर के नजदीक गंगा के तट पर चौसा नामक स्थान पर शेर खां ने हुमायूं पर हमला कर दिया। 1539 के चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी, लेकिन उस हार का कारण केवल शेर खां की बहादुरी और उसकी कूटनीति नहीं थी, बल्कि हुमायूं के भूगोल का आकलन भी गलत साबित हुआ था। दरअसल वह बरसात का समय था और हुमायूं ने अपने सैनिकों का तंबू गंगा के एकदम किनारे निचले स्थान पर लगाया, और जब गंगा नदी में बाढ़ आई तो हुमायूं के बहुत सारे सैनिकों का तंबू तो ऐसे ही डूब गया। उसके अस्त्र शस्त्र, उसके घोड़े और उसका तोपखाना पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इन्हीं सब का फायदा उठाया शेर खां ने। शेर खां ने अपनी सेना को उस समय आक्रमण करने का आदेश दिया जब हुमायूं की सेना डूब रही थी, और एक ही झटके में चौसा के युद्ध में शेर खां विजयी हुआ। किसी तरह एक भिश्ती की सहायता से हुमायूं जान बचाकर भागा और दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचते पहुंचते हुमायूं की शक्ति कमजोर हो चुकी थी और इधर शेर खां भी दिल्ली की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अंत में एक आखिरी युद्ध हुआ 17 मई 1540 ईस्वी में। यह कन्नौज का युद्ध था
और इस युद्ध में पहले से हारी हुई और मनोबल से टूटी हुई हुमायूं की सेना अंततः पूरी तरह पराजित हो गई और शेर खां शेर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुआ। बिहार का एक अदना सा अफगान वंशी सरदार आज दिल्ली का सुल्तान बन चुका था। दिल्ली के सुल्तान बनते ही शेर शाह ने भी ठीक वही किया जो उसके पूर्वज किया करते थे, यानी कि उसने राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। और इसी प्रकरण में 1542 ईस्वी में उसने मालवा के किले पर अधिकार कर लिया। जब शेर शाह ने मालवा के किले पर अधिकार कर लिया तो उसे चंदेरी के किले की याद आई। तब तक चंदेरी के किले पर रायसेन के राजा पूरणमल का ही अधिकार था। शेर शाह ने अपने एक अमीर शुजात खान को पूरणमल के पास भेजा। 1543 ईस्वी में शेर शाह और पूरणमल के बीच में एक समझौता हो जाता है, क्योंकि पूरणमल जानते थे कि वे दिल्ली की सेना से सीधे टकराकर जीत नहीं सकते हैं। उनका राज्य बहुत ही छोटा था और चंदेरी के युद्ध में वे अपने ही राज्य में गृह युद्ध को भी झेल चुके थे। इन्हीं सब कारणों से वे नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का खून खराबा हो, और जब जीत उन्हें सामने से दिख नहीं रही थी तो उन्होंने शेर शाह के साथ समझौता करना ही सही समझा। 1543 ईस्वी में वे दिल्ली गए और अपने भाई चतुर्भुज को शेर शाह के दरबार में ही छोड़कर रायसेन के किले में वापस आ गए। पूरणमल ने शेर शाह से समझौता तो कर लिया था और शेर शाह ने भी चंदेरी के किले को पूरणमल के अंतर्गत ही रहने दिया, लेकिन चंदेरी के मुसलमान पूरणमल के अधीन नहीं रहना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि दिल्ली पर जब अपना शासन है तो क्यों ना दिल्ली का सुल्तान यहाँ का भी शासन अपने हाथ में ले ले। इसी कारण से चंदेरी के मुसलमानों ने एक बार फिर से जाकर शेर शाह को भड़काया और कहा कि यहाँ का राजा हमारे प्रति बड़ा ही गलत व्यवहार करता है। वह हमें अपनी मान्यताओं के हिसाब से चलने नहीं देता है। यहाँ के कानून में शरीयत का पालन नहीं होता है, इसीलिए आप चंदेरी आकर के हमें बचाइए। वास्तव में शेर शाह जिस वंश से आता था वहां पर मैत्री, समझौता, वफादारी, इन सब शब्दों का कोई मायने नहीं था। उसे बस एक मौका चाहिए था और लोगों के कहने से उसे यह मौका मिल गया। उसने 1544 में चंदेरी के मुसलमानों के कहने पर रायसेन के किले पर हमला कर दिया। पूरणमल और उनके गांव वाले उस किले के अंदर समाहित हो गए। किला ऊंचाई पर था और उसे जीतना शेर शाह के वश में नहीं था, इसीलिए शेर शाह ने बाहर ही घेराबंदी कर दी। किले में आने और जाने के सभी मार्ग बंद कर दिए गए। लेकिन किला कोई छोटा मोटा किला नहीं होता था, उसकी एक बड़ी बाउंड्री होती थी और उसके अंदर खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं जमा करके रखी जाती थी, क्योंकि वह तब का समय था जब अक्सर ही युद्ध हुआ करते थे। इसलिए युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए पहले ही पूरी व्यवस्था कर ली जाती थी। शेर शाह ने बाहर घेरा डाला और इधर पूरणमल तथा उनके राज्य के लोग किले में आराम से रहने लगे। धीरे धीरे 4 महीने का समय गुजर गया। शेर शाह को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूरणमल के इस किले पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। कहते हैं कि उसने तांबे के सिक्कों को गलवा करके तोपें बनवाई और उसने उस किले पर उन तोपों से आक्रमण किया, लेकिन फिर भी वह किला नहीं टूट पाया। पूरणमल को शेर शाह किसी भी तरह से नहीं हरा पाया। फिर शेर शाह ने वह चाल चली जिसके लिए ये लोग जाने जाते थे। उसने पूरणमल के पास एक संदेशा पहुंचाया कि वह बहुत समय से हो रही युद्ध की इस हानि से परेशान है। उसे दिल्ली वापस लौटना है और अपने राज्य का संचालन करना है, इसीलिए वह पूरणमल से समझौता करना चाहता है। पूरणमल ने अपने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया और खुद 2-4 विश्वस्त सैनिकों को साथ लेकर शेर शाह से मिलने के लिए गए। वहां पर जाने के बाद शेर शाह ने उनके साथ बैठकर बहुत ही अच्छा बर्ताव किया और फिर मित्रता की सभी शर्तों का वहां पर अनुपालन किया गया। पूरणमल को लगा कि शेर शाह सच बोल रहा है। पूरणमल खुशी खुशी किले में वापस आ गए। इधर पूरणमल जैसे ही वापस आए वैसे ही मौलवियों और उलेमाओं का एक दल शेर शाह के पास गया। उनके साथ कुछ महिलाएं थीं। वे महिलाएं शेर शाह के पास जाकर रोने लगीं कि हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही गलत व्यवहार होता है। यह राजा और इसके सैनिक हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस राजा के अत्याचारों से हमें मुक्त करवाएं। इसके साथ ही उलेमाओं ने पूरणमल की मृत्यु का फतवा जारी कर दिया और शेर शाह से कहा कि इस फतवे को लागू करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम राजा हो और हम उलेमा हैं। एक तरह से हम धर्म के ठेकेदार हैं। हम जो कहेंगे उसको लागू तुम ही करवाओगे। शेर शाह एक बार फिर इन सब की बातों में आ गया था। इधर पूरणमल अपने किले में गए और वहां पर जाकर उन्होंने घोषणा कर दी कि शेर शाह से समझौता हो गया है।
अब हम सब बाहर निकल सकते हैं और किले से बाहर आकर के उत्सव मना सकते हैं। सभी लोगों में हर्ष की एक लहर दौड़ गई। वे 4 महीने से एक छोटी सी जगह पर बंद थे। वे स्वतंत्र होना चाहते थे, खुले में उत्सव मनाना चाहते थे और इसीलिए पूरनमल के राज्य के सभी लोग जो किले में उपस्थित थे वे बाहर इकट्ठा होने लगे। किले के बाहर बड़े से मैदान में उत्सव मनाने की तैयारी होने लगी। टेंट लग गए थे। वहां पर सभी खुश थे, प्रसन्न थे और स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे थे। तभी शेरशाह की सेना अपने पूरे हुजूम के साथ आ पहुंची। पूरनमल के सैनिक असावधान हो गए थे। वे तो खुशियां मनाने में व्यस्त थे, उत्सव मनाने में व्यस्त थे। पूरनमल साफ समझ गए कि उनके साथ छल हुआ है। उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे अपने टेंट में अपनी पत्नी के पास गए। रानी का नाम रत्नावली था। उन्होंने कहा कि रत्ना, हमें क्या करना चाहिए? रत्नावली ने कहा कि आप स्वयं जानते हैं कि दिल्ली के ये दरिंदे अपनी जीत के बाद हारने वालों की स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये वहशी हैं, ये इंसान नहीं हैं। इन्हें मनुष्य समझना मनुष्यता की सबसे बड़ी भूल होगी। राजा अपनी रानी की इस बात से पूरी तरह से सहमत थे। उनके सामने और कोई चारा नहीं था। रत्नावली ने हंसते हुए कहा कि यह जीवन आपके लिए है, आपके बिना यह जीवन रहे इसका भी कोई फायदा नहीं है। राजा भी जानते थे कि अब मृत्यु की घड़ी नजदीक है, शहादत का समय आ गया है। वे नहीं चाहते थे कि उनके बाद उनकी पत्नी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हो। उन्होंने तलवार निकाली और सबसे पहले रानी रत्नावली का गला अपने तलवार से काट डाला। उनके ऐसा करते ही राजपूत सैनिकों के रक्त में उबाल आ गया। वे भले ही असावधान थे, लेकिन वीरता उनके रग रग में बहती थी। उनकी नसों में अंगारे दहकते थे। उनकी आंखों की ज्वालाएं भड़क गईं और वे शेरशाह की सेना से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो गए। पूरनमल भी रानी के कटे शीश को लेकर बाहर आए। उस समय टेंट में 3 और जानें थीं। 2 राजकुमार थे जो कि बहुत ही छोटे थे और एक राजकुमारी थी जिसकी उम्र मुश्किल से 14 या 15 वर्ष रही होगी। राजा ने सोचा कि ये तो बच्चे हैं, कोई इनके साथ क्या करेगा, क्योंकि राजा पूरनमल एक इंसान थे। उनकी सोच वहां तक जा ही नहीं सकती थी जहां तक दरिंदे जा सकते हैं। उन्होंने यह सोचा ही नहीं कि कोई इन निरीह बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार कर सकता है। लेकिन शेरशाह और उसकी सेना केवल दुर्व्यवहार तक सीमित नहीं थी। शेरशाह की सेना बहुत बड़ी थी और वे तैयार होकर आए थे। इधर पूरनमल के सिपाही असावधान थे, फिर भी उन्होंने वीरता के साथ युद्ध किया। लेकिन यह युद्ध था ही नहीं, यह तो केवल प्राण को देने का एक त्योहार था। यह अपनी आन पर मरने का एक ऐसा उत्सव था जिसमें गुलाल की जगह खून उड़ाए जा रहे थे और सर कटाए जा रहे थे। राजपूत एक एक करके खेत रहे और फिर शेरशाह की सेना उन तंबुओं में घुसी जहां पर बच्चे, स्त्रियां और बूढ़े थे। सभी पुरुषों को एक एक करके काट दिया गया, चाहे वे बच्चे हों चाहे वह बूढ़े हों, और नौजवान तो पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे। बच गईं स्त्रियां और बच्चियां। चूंकि पूरनमल राजा थे इसलिए उनके टेंट में शेरशाह स्वयं गया और वहां पर उसे मिली तो रानी की सरकटी लाश और 3 अबोध जिंदगियां। शेरशाह उस समय अपने उम्र के उत्तरार्ध में था, फिर भी उस दरिंदे को दया नहीं आई। उसने दोनों राजकुमारों का वहीं कत्ल करवा दिया और उस अबोध बच्ची को सैनिकों में फेंक दिया। छल से मिली हुई इस जीत के उन्माद में चूर शेरशाह के सैनिक उस बच्ची पर तनिक भी दया नहीं करते हैं, उसकी उम्र की तरफ नहीं देखते हैं और उसके जिस्म को एक गोश्त का टुकड़ा समझकर उसके साथ खेलने लगते हैं। सैनिक दर सैनिक वह बच्ची उन सैनिकों के हाथों कठपुतली की तरह नाचती रही और फिर जब उनका मन भर गया तो उसे दिल्ली के बाजार में कोठे पर बिठा दिया गया। मात्र 15 वर्ष की एक राजा की लड़की के साथ इस तरह का कुकृत्य पूरे इतिहास में किसी ने नहीं किया था। पूरा इतिहास कहता है कि शेरशाह के जीवन में यदि कोई सबसे बड़ा दाग है तो वह पूरनमल के किले पर आक्रमण करना और उसकी बेटी के साथ इतना बर्बर व्यवहार करना है। यदि यह शेरशाह के सैनिक करते तो समझ में आता, लेकिन इसमें शेरशाह का प्रत्यक्ष हाथ था। पूरनमल की वह बेटी जो कि कुछ समय पहले तक एक राजकुमारी थी और जिसकी तरफ आंख उठाकर देखने का भी कोई हौसला नहीं रखता था, वह दिल्ली के बाजार में कोठे पर बैठने लगी थी। आखिर उस लड़की के हृदय में टीस तो उभरती ही होगी, कोई ना कोई बद्दुआ तो निकलती ही होगी उस शेरशाह के लिए। इसीलिए अभी साल भर भी नहीं बीतने पाया था कि शेरशाह का दिल एक वेश्या पर ही आ गया और यह वेश्या, यह नर्तकी थी कलिंजर की।
कलिंजर का किला अपनी मजबूती के लिए पूरे एशिया में प्रसिद्ध था। उस समय वहां पर कीरत सिंह नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनके राज्य में एक नर्तकी थी जिसकी सुंदरता की प्रसिद्धि पूरे भारतवर्ष में फैली हुई थी। बूढ़े शेर शाह का दिल उस नर्तकी पर आ गया और उसने कीरत सिंह के सामने प्रस्ताव भिजवाया कि इस नर्तकी को दिल्ली के हवाले कर दिया जाए। लेकिन कीरत सिंह ने उस नर्तकी को देने से साफ मना कर दिया। उसे अपने किले पर भरोसा था। वह जानता था कि शेर शाह इसे नहीं जीत सकता है। शेर शाह भी अपने अहंकार में भरा हुआ था। उसने कलिंजर के किले को जीतने का फैसला किया और 1544 के अंत में उसने कलिंजर पर हमला कर दिया। कहते हैं कि शेर शाह ने कलिंजर के किले को जीतने के लिए भरपूर दम लगाया। उसने अपना पूरा तोपखाना वहां पर इकट्ठा कर दिया था। उसने एक ऐसी मीनार बनवाई जो किले से भी ऊपर जाती थी और उसी मीनार पर रखकर वह तोप से गोले दागता था। एक बार वह उस मीनार पर चढ़कर तोपखाने का सर्वेक्षण कर रहा था कि एक गोला कलिंजर के किले की मजबूत दीवार से टकराकर वापस लौटा और उस तोपखाने पर ही पड़ गया, जिससे कि एक भयानक विस्फोट हुआ और शेर शाह मौत के मुंह में समा गया। वहीं पर विकिपीडिया में इस घटना को दूसरे तरीके से पेश किया गया है, जहां पर बताया गया है कि 1544 ईस्वी में सम्राट कीर्तिवर्मन द्वितीय चंदेल ने बघेल राजा वीरभान को शरण दी। वीरभान मुगलों के मित्र थे, इसीलिए शेर शाह उनसे नाराज रहता था। उनको शरण देने के कारण कीर्तिवर्मन से भी शेर शाह की दुश्मनी हो गई और उसने बघेल को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तथा कीर्तिवर्मन पर इसके लिए दबाव बनाया। लेकिन कीर्तिवर्मन ने मना कर दिया। इसलिए शेर शाह ने कलिंजर पर हमला किया। किले की दुर्जय सुरक्षा का सामना करते हुए उसने इसकी दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन एक तोप की बमबारी के दौरान एक विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शेर शाह घायल हो गया। हालांकि वह सुबह तक स्वस्थ हो गया, लेकिन खुद को चंदेलों के भीषण जवाबी हमले का सामना करने के लिए तैयार नहीं कर पाया। महाराज कीर्तिवर्मन द्वितीय ने इस दृढ़ प्रयास का नेतृत्व किया और एक चरम संघर्ष में उन्होंने शेर शाह को हरा दिया, उसे बंदी बना लिया। और जैसे जैसे शाम की छाया लंबी होती गई, महाराजा कीर्तिवर्मन द्वितीय ने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने शेर शाह की हत्या करने का आदेश दिया, जिसके कारण उसे तोप के मुंह पर बांध दिया गया और फिर उसमें आग लगा दिया गया। इस प्रकार शेर शाह